हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार सक्सेना। दोस्तों, जीएसटी क्या है? क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? जीएसटी में किन को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? आजकल हम देख रहे हैं जगह जगह जीएसटी के छापे पड़ रहे हैं, लोग बाग आंदोलन कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? लोगों की अवेयरनेस नहीं है। तो जीएसटी में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मैंने आपके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है। स्पेशली आज हम बताएंगे आपको कि कंपोजिट स्कीम में रजिस्ट्रेशन किसको कराना चाहिए, कंपोजिट स्कीम क्या है, जीएसटी में कितनी स्कीम्स हैं, कितने लाख टर्नओवर होना चाहिए कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या नहीं है। ये सब जानने के लिए आइए हम चलते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर और आपको समझाते हैं कि कंपोजिट स्कीम क्या है। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अपना स्क्रीन शेयर किया है आपको। इसमें देखिए, पहला पॉइंट है व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी। जीएसटी नथिंग बट एब्रीविएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका जीएसटी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें गुड्स और सर्विस टैक्स दोनों ही शामिल हैं। ये जो है हमारे यहाँ इंडिया में 29 मार्च 2017 को पास हो चुका था पार्लियामेंट में, और जीएसटी एक्ट इफेक्टिव हुआ 1 जुलाई 2017 से। तो अब किसको जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है? तो वो बंदे जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा, या कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हैं, जैसे त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, असम है, मणिपुर है, उत्तराखंड है। ऐसी जगहों पर रजिस्ट्रेशन के लिए 10 लाख का टर्नओवर रखा गया है। About 10 lakhs for the folks who are earning in the north eastern and hill states। एक चीज और, इन केस अगर टर्नओवर आपका एग्जम्प्टेड गुड्स का है तो उस पर यह रूल लागू नहीं होगा। जो गुड्स एग्जम्प्टेड है, जैसे टोबैको है जिस पर जीएसटी नहीं है, एक्साइज ड्यूटी है, इस टाइप के एग्जम्प्टेड, अगर आपके जीएसटी से एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं और 20 लाख से ऊपर हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। उसका सेपरेट रूल्स है, सेपरेट वो है। दोस्तों, जीएसटी में क्या क्या इंक्लूड है? पहले हमें जीएसटी के पहले 2017 के पहले अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हमें उस पर एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, और जब हम सेल करते थे तो फिर उस पर वैट देना पड़ता था। अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें सर्विस टैक्स देना पड़ता था। किसी आइटम पर सर्विस टैक्स 25% तक चला जाता था, वैट भी 20-25% लगता था, एक्साइज ड्यूटी 25-27% लगता था। तो कस्टमर कराह रहे थे बुरी तरीके से टैक्सेशन के रेजिम से। तो इन सबको मर्ज करके गवर्नमेंट ने एक ही टैक्स बना दिया जिसमें एक्साइज ड्यूटी भी शामिल है, वैट भी शामिल है, सर्विस टैक्स, इन तीनों को एलिमिनेट करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनाया है। तो अब हम आते हैं कि जीएसटी में कितने प्रकार से स्कीम्स हैं जिनके अंतर्गत हम रजिस्टर हो सकते हैं। तो एक तो जीएसटी में होती है रेगुलर स्कीम और एक होती है कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम, ये दोनों चीजें मैं बता रहा हूँ सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ, क्योंकि स्टेट में आकर के थोड़ा बहुत चेंज करके सबने अप्लाई किया है इसको। तो लेट बी टेल सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी। तो दिस इज अ वॉलंटरी एंड ऑप्शनल स्कीम। इसमें हमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमें कंपोजिशन स्कीम में जाना ही है। इसकी क्या बेनिफिट है? इसमें हमें 3 महीने में एक बार रिटर्न भरना पड़ता है और टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें हमें रेट का झंझट नहीं देखना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट पर क्या रेट है, इस प्रोडक्ट पर क्या रेट है, फलाना है इनका। इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई झंझट नहीं होता है कि हमें एडजस्ट करना है। और हमें 4 आपके क्वार्टरली रिटर्न हो गया और एक आपका एनुअल रिटर्न हो गया। साल में 5 रिटर्न भरने होते हैं जिसमें हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, और हम अपने परचेजर से, जो हमसे परचेज कर रहा है, उनसे हम जीएसटी वसूल नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को जीएसटी देनी है अपनी पॉकेट से। तो इसका बेनिफिट यह है कि इसमें बहुत कम झंझट है। हर महीने हमें रिटर्न नहीं भरना है, ठीक है। हर महीने हमें टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। हमें स्पेसिफाइड रेट याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेशन से बचते हैं। केवल 5 रिटर्न साल में भरने हैं। इसमें टर्नओवर की लिमिट क्या है? कंपोजिशन गुड्स में अगर एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेटेड ऑल इंडिया बेसिस पेन बेस्ड अप टू 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया,
मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इन 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख का टर्नओवर होना चाहिए और इसके अलावा 1.5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है, तो ये टर्नओवर लिमिट हो गई। अच्छा, कंपोजिशन सर्विस में 50 लाख की टर्नओवर लिमिट है। अब कंपोजिशन स्कीम गुड्स एंड सर्विस टैक्स की सेक्शन 10 के अंतर्गत आती है। कंपोजिशन स्कीम सर्विसेज जो गुड्स हैं वो सेक्शन 10(1) एंड सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 और कंपोजिट स्कीम फॉर सर्विस सेक्शन 10(2)(a) के अंतर्गत आती हैं। मैन्युफैक्चरर को कितना परसेंट जीएसटी देना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरर जो जीएसटी देता था एक एक आइटम पर 20-20, 25-25% एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट देना पड़ता था, उनको अब मैन्युफैक्चरर को केवल 1%, 0.5% फॉर सीजीएसटी, 0.5% फॉर एसजीएसटी। तो ऐसे ये 1% मैन्युफैक्चरर को देना पड़ता है। ट्रेडर को भी 0.5% सीजीएसटी, 5.5% एसजीएसटी देना पड़ता है। अब रेस्टोरेंट को 5% देना पड़ता है और अदर सर्विसेज को 6% देना पड़ता है। तो ये तो कंपोजिट स्कीम के रेट्स हो गए। इसके अलावा आपको कोई याद नहीं रखना है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो 1%, ट्रेडर हैं तो 1%, रेस्टोरेंट है तो 5%, अदर सर्विस प्रोवाइडर है तो 6%। तो ये कंपोजिट स्कीम में आ गया। कंपोजिट स्कीम में डिस्क्लोजर की जरूरत पड़ती है। कंपोजिशन डीलर विल इशू अ बिल ऑफ सप्लाई। मैं आपको बता दूं, जब आप कोई माल बेचते हैं तो आपको इनवॉइस जनरेट करना होता है, जिसको टैक्स इनवॉइस कहते हैं, जीएसटी इनवॉइस बोलते हैं। तो अब चूंकि आप अपने सप्लायर से टैक्स वसूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको तो टैक्स देना पड़ रहा है 1% या 5% या 6%, जैसा भी आपका बिजनेस का नेचर है। तो उसके लिए कंपोजिशन डीलर आपको बिल ऑफ सप्लाई देगा जिसमें जीएसटी मेंशन नहीं होगा, इनवॉइस, एंड शेल मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। डिस्क्लोज करेगा कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन मस्ट बी मेंशन ऑन हिज बिल ऑफ सप्लाई। तो ये इसकी मैंडेटरी शर्त है। अब रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। एक तो पर्सन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स। चाहे वो गुड्स सप्लाई कर रहा हो, चाहे सर्विस सप्लाई कर रहा हो, उसको जो सप्लाई गुड्स कर रहा हो उसको टैक्स से एग्जम्प्ट है। दूसरा, पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। यहाँ पर एक टर्म्स ऐसा आया दोस्तों, इंटर स्टेट। तो ये दूसरी कंडीशन बताने से पहले आपको इंटर स्टेट की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। इंटर स्टेट का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप सप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैं राजस्थान में बैठ करके कोई साड़ी का व्यापार करता हूँ और मैंने यहाँ से साड़ी बेची आपके हरियाणा में, नज़दीक है दोनों जगह जहाँ मैं बैठता हूँ। तो इसमें इंटर स्टेट सप्लाई हो गई है। मैंने राजस्थान में बैठ करके हरियाणा में सप्लाई किया, तो इसको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। तो जो पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है वो इस स्कीम में नहीं आएगा। ही इज नॉट एलिजिबल टू गेट कंपोजिट स्कीम। उसको रेगुलर स्कीम में रजिस्टर कराना पड़ेगा। पर्सन सप्लाइंग, अच्छा इंटर स्टेट मैंने बता दिया। इंट्रा स्टेट कर रहा है। इंटर स्टेट और इंटर स्टेट में अंतर है। इंटर स्टेट का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, इंट्रा स्टेट का मतलब है एक राज्य से उसी राज्य में। राजस्थान में बैठ करके हम राजस्थान में ही सप्लाई करें तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट। राजस्थान में बैठ करके हरियाणा में सप्लाई करें दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। आते हैं तीसरी पोजीशन पर, पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52। ऐसा बंदा भी जो ई कॉमर्स के थ्रू ऑपरेशन कर रहा है वो इस स्कीम में, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। चौथा आदमी, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको। जैसे मैंने बताया था कि ये जीएसटी से एग्जम्प्टेड आइटम है, इन पर जीएसटी नहीं लगता है। तो आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड एग्रीकल्चर एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो इन पर ये कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल जो कभी कभी टैक्स के लिए लाइबल होते हैं, कभी कभी बिजनेस करते हैं, ऐसे कैजुअल टैक्सेबल कहलाते हैं, वो नहीं। और नॉन रेजिडेंट जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है।
नेक्स्ट है ही इज टू पे टैक्स अंडर 9394 RCM ऑन इनवर्ड सप्लाई। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस। इतने बंदे मैंडेटरी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। अब आ जाइए रजिस्टर पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस। वो थे अनरजिस्टर्ड जो करवाना चाह रहे थे। अब मैं बता रहा हूँ जो रजिस्टर्ड हैं लेकिन अब नॉन एलिजिबल हुए जा रहे हैं। जैसे पर्सन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स। जो बंदा सप्लाई कर रहा है, भले ही राजस्थान टू राजस्थान में सप्लाई कर रहा है, लेकिन अगर वो ऐसी चीज़ का सप्लाई कर रहा है जो कि लेविएबल नहीं है जीएसटी के लिए, तो वो बंदा पर्सन एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट, पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि अगर कोई भी एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई करेगा तो इस स्कीम के तहत नहीं रजिस्टर हो सकता, उसको रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा। तीसरा, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तो उसको रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स का बिजनेस करने वाला बंदा इस रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी रेगुलर स्कीम में आएगा। मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एक्रिएटेड, ये भी अगर सप्लाई कर रहा है, रजिस्टर्ड है और ये सप्लाई करने लगा है तो उसको रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ही कैन नॉट रजिस्टर अंडर द कंपोजिशन स्कीम। ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये बंदे जो है इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं। अब वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम, विड्रॉल बाय अ टैक्स पेयर हु ceases to satisfy any prescribed condition, file an intimation for withdrawal with 7 days of occurrence of event, pay regular tax for every taxable supply thereafter. Effective date of withdrawal shall be the date of intimation mentioned, but it has to be present here, cannot be previous year. Withdrawal by a taxpayer who intend to withdraw from the said scheme, file an application before the date of such withdrawal. Effective date for withdrawal shall be the date of intimation mentioned, but it has to be present year, cannot be previous year. तो दोस्तों, ये हमने अपनी स्लाइड के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी कि कंपोजिट स्कीम में क्या है, कंपोजिट स्कीम में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। तो दोस्तों, अभी हमने सीखा कि कंपोजिशन स्कीम में कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है। कंपोजिशन स्कीम में हम कब रजिस्टर करा सकते हैं, कब नहीं करा सकते हैं, कब मैंडेटरी है, कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है, और जीएसटी क्या है, ये सब हमने सीखा है। हाउ डू आई ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी इफ आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज ए रेगुलर टैक्स पेयर। ये मैं आपको अपने पिछले वीडियो में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं जीएसटी में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो अब आपको वो वीडियो जा करके आप देखिएगा, मेरा पहला वाला वीडियो, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा जीएसटी में कैसे रजिस्टर करते हैं। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से मेरा वीडियो सुनिएगा। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल, तो राज डिजिटल पार्क का ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में अगर जानकारी आपको मिली, वल्व ऑन मूवमेंट मिले, तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी हम अभी कंपोजिट स्कीम, रेगुलर स्कीम दोनों में कंपेरिजन का एक वीडियो जारी करने वाले हैं, तो उसको जानने के लिए यहाँ पर बेल आइकॉन होगा, उसको ज़रूर आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप हमारा दूसरा वीडियो देखने से रह ना जाए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और जीएसटी का एंजॉय लीजिए। मैं अगला वीडियो के लेकर के बहुत जल्दी आने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।